Assalamualaikum everyone, this is Hassan Munib and today is our first lecture of मेडिसिन कोर्स। इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे वेरियस डिजीजेज और उनकी मेडिसिन के ऊपर। ठीक है। ताकि आपको एटलीस्ट एक जनरल पॉपुलेशन के हवाले से एक जनरल मसले हमारे सामने आते हैं उनकी कुछ मेडिसिन के नो हाउ हो कि अगर फीवर हो गया है कोई बुखार, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन का नो हाउ होनी चाहिए। दो टर्म्स में, पहला तो ये है कि ताकि आप उसके फूड ड्रग इंटरेक्शन फाइंड आउट कर सकें कि किस मेडिसिन को कौन से खाने के साथ नहीं देना, उन चीज़ों के ऊपर भी बात हो जाए। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन देखी जा सकें कि आपको ये तो पता है कि अगर सिंपली आप गूगल करोगे बुखार के लिए कौन सी गोली है, दो चार चीज़ें आ जाएंगी। बट प्रैक्टिकली हाउ दीज थिंग डिफर और प्रैक्टिकल केसेस में कैसे किसी भी कंडीशन को मैनेज करना है, उन चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे यू दोज थिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। ईशा मुस्तफ़ा बीएस नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। शी विल बी प्रेजेंटिंग ओवर द टॉपिक एंड over throughout the course, right? So over to you, Isha. अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं कुछ एब्रीविएशंस यूज करूंगी जो हम ना डेली लाइफ में, as मेरा एक्सपोजर ज्यादा है हॉस्पिटल साइड पे, तो हम लोग ना इस तरह के एब्रीविएशंस यूज करते हैं जो मुझे लगेगा कि कॉमन लोगों को पता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता ना तो फौरन मुझे बता देना और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी वहीं पे। ठीक है, स्टार्ट करूं? सबने ज्वाइन कर लिया या अभी वेट करना है? You can start, मीटिंग इज रिकॉर्डेड तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। आप स्टार्ट कर। ओके ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना, हमने मेडिसिन पढ़नी क्यों है और मेडिसिन होती क्या है। अब मेडिसिन ना हम दो सेंस में लेते हैं, एक मेडिसिन जो हम दवाई कहते हैं, ठीक है, और एक मेडिसिन होती है ब्रांच ऑफ स्टडी, जिसके अंदर हम टोटली सर्जरी से हटके, ठीक है, सर्जरी के अलावा हर चीज को डिस्कस करते हैं, चाहे वो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशंस है, हमारी क्योर है, वो सब कुछ मेडिसिन की ब्रांच में आती है। ठीक है। जो डॉक्टर्स बनते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, एक सर्जन होते हैं और एक मेडिसिन के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेडिसिन एक ब्रांच ऑफ स्टडी भी होती है। और सेकंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने मेडिसिन को स्टडी करनी क्या है, क्यों करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और जैसे आप लोग एचएनडी के स्टूडेंट्स हो, तो फूड और मेडिसिन के दरम्यान में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, कौन से फूड हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं कुछ मेडिसिन में। ठीक है, और हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जनरल मेडिसिन कौन कौन सी यूज होती हैं और इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जैसे जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान बनाएंगे। ठीक है, और एंड पे कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब मेडिसिन एक ऐसी ड्रग है या प्रिपरेशन है जो भी डिजीज है, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर डायग्नोसिस आती है, ट्रीटमेंट आती है। एक मिनट, अजान हो रही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। सेकेंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम जो मेडिसिन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब इससे ना हम दो तरह से लेते हैं, एक तो जनरल है, जनरल में हमारी जो चीजें आती है ना, ट्रीटिंग है इलनेस एंड इंजरी। ठीक है, अब कोई भी डिजीज होती है उसे सबसे पहले ना हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। ये नहीं होता कि आप कोई भी डिजीज हुई है उससे हम सबसे पहले कहें जी आपका ऑपरेट होना है और आपकी सर्जरी होगी, नहीं, हम पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू। देन फर्दर अगर फिर भी क्योर नहीं होती तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सेकेंड है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब कुछ मेडिसिन है जैसे वैक्सीन हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम प्रिवेंशन करते हैं कि कोई डिजीज हो ही ना। जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होते हैं या जो प्रोन टू डिजीज होती है कम्युनिटी, उसके अंदर हम वैक्सीन के थ्रू से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं थ्रू मेडिसिन। ठीक है, जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं या डेबिलिटिंग डिजीजेस होती हैं उनको हम मेडिसिन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। अब जितनी भी क्रिटिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, ठीक है, उसके अंदर हम मेडिसिन के थ्रू लाइफ को सेव करते हैं।
और नेक्स्ट है प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ। अब जैसे मैंने पहले वैक्सीन वाली बात बताई थी, ठीक है, उसके थ्रू जब एक कम्युनिटी, एक पब्लिक जो प्रिवेंट होती है या क्योर होती है, उसको उसको हम ट्रीट करते हैं ना, तो वो थ्रू मेडिसिन, तो वो पब्लिक हेल्थ में आती है। डिफरेंट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ पे मेनली फोकस करती हैं। और इसके थ्रू मेडिकल रिसर्च में एडवांसमेंट भी आती है, ठीक है, क्योंकि न्यू से न्यू है, उसके अंदर हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, न्यू इन्वेंशंस होती हैं, तो उसके थ्रू हमारी जो रिसर्च है मेडिकल टर्म्स में, वो भी इम्प्रूव होती है। अब मैंने जनरल डिस्कस कर लिया कि जनरल इंपॉर्टेंस क्या मेडिसिन की, ठीक है। अब जो HND के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेडिसिन क्यों पढ़नी है, ठीक है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन इंटरेक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, आप देखें जो जितनी भी मेडिसिन है ना, ऑलमोस्ट सारी वो इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट फूड्स के साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। इसलिए हमें मेडिसिन का पता होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड हम डाइट प्लान में वो न्यूट्रिएंट्स और वो फूड इंक्लूड कर सकें। सेकेंड है मेडिसिन इंड्यूस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब ना कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में जाके ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉज करती हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब नहीं होने देती, ठीक है। तो इस वजह से हमें उन मेडिसिन का भी ख्याल रखना है कि अगर हम कोई डाइट प्लान दे रहे हैं, तो ये ना हो कि वो ऐसी मेडिसिन ले रहा हो कि उस डाइट प्लान का कोई फायदा ही ना हो, ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए। अब डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे डायबिटीज है, क्रोनिक कंडीशंस में हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आ जाते हैं, या कोई CAD का पेशेंट है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का पेशेंट है, और इस तरह की जितनी भी क्रोनिक कंडीशंस है, उसके अंदर हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है, थ्रू डाइट, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर हमने बहुत ध्यान से डाइट प्लान देना होता है। और फूड बेस्ड मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स हैं, इसके अंदर ये चीज आएगी कि कुछ ना फूड्स होते हैं जिनकी नेचुरल एबिलिटी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो हमने वो चीजें भी देखनी है, उन फूड्स को भी देखना है। और मेडिकेशन सेफ्टी एंड फूड प्रिपरेशंस है। अब ना इसके अंदर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी आप लोगों को। जैसे हम लोग कहते हैं जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, आपको पता है फैट सोल्यूबल वाइटामिन सारे हम इकट्ठे नहीं दे सकते। आप एक डाइट प्लान में सारे फैट सोल्यूबल विटामिन शामिल नहीं करके देख सकते, क्योंकि एक फैट सोल्यूबल विटामिन दूसरे फैट सोल्यूबल विटामिन की को रिड्यूस करता है, तो वो दोनों एक का भी काम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर ये मेडिसिन में ये चीज है, तो इस हिसाब से हमने ये चीज नहीं देनी। लास्ट है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जितनी मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है, वो सब ना क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। ये इतनी इन हो चुकी है चीज, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो इस लिहाज से भी हम देखेंगे कि मेडिसिन और फूड्स, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। अब कुछ हम जनरल डिजीजेस की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस आ जाती हैं। और कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन आ गया, मलेरिया टाइप, ठीक है। क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में कैसी आती हैं डिजीज, जैसे अभी मैंने क्रोनिक से पता चल जाता है जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं। कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी की इंजरी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, कंडीशन आ गई है, ठीक है, और कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अलावा थर्ड पे इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसे RTAs भी कहते हैं हम, और बर्न्स है, पॉइजनिंग है, वो सब इंजरीज और एक्सीडेंट्स में आता है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज में होती है जो हमारे, आप देखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, क्योंकि इसमें ना अब देखो डाइट के थ्रू जितनी भी हमारे बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, या हम प्रोन टू डिजीज हो रहे हैं, ये सब कुछ इसमें है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम ओबीज हो रहे हैं, ठीक है। जो डायबिटीज है ना, मेनली डायबिटीज, हम कहते हैं जितने भी पेशेंट्स आते हैं कि आप ना डायबिटीज में मेडिसिन से क्योर नहीं होते, आप अपनी डाइट से होते हो, ठीक है। डाइट मेजर रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर डायबिटीज आ जाती है, मेल न्यूट्रिशन आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है। एज रिलेटेड डिजीजेज हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, और इसमें डिमेंशिया आ जाएगा, हेयरिंग लॉस आ जाएगा, जो एज के साथ साथ आती हैं, ठीक। जरूरी नहीं है सब में आए, लेकिन कॉमन है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल डिजीजेज हैं, जिसके अंदर कोई भी स्किन कंडीशन आ गया, आप एलर्जी को, ठीक है, और कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज आ गया, कोई पोलन से एलर्जी है आपको, और वाटरबोर्न डिजीज आ जाती है जैसे डायरिया, ठीक है, आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, आप पानी अच्छा नहीं पी रहे, ठीक है, उस वजह से।
अच्छा, अब जो हमारी डेली लाइफ में जो कॉमन डिजीजेज हैं, कॉमन कोल्ड है जिसे हमने डिस्कस करना है अभी, ठीक है, वो मेजरली ये है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी डिजीज हमसे डिस्कस नहीं होंगी। तो हम मेनली आज जो डिस्कस करेंगे वो ये है, कॉमन कोल्ड है, फीवर है, हेडेक है, कफ है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, यूटीआई है और वॉमिटिंग है, ठीक है। अब कॉमन कोल्ड है, ठीक है, आपको पता है किसी को पता है कॉमन कोल्ड और फ्लू एक चीज है या डिफरेंस है इन दोनों में? शायद डिफरेंट है। शायद डिफरेंट है, ठीक है, कोई और? अच्छा चले, ये ना हम कॉमनली यूज करते हैं, लाइक जो आम लोग हैं ना वो यही कहेंगे कि कॉमन कोल्ड और फ्लू एक ही चीज है। एक चीज नहीं है, ठीक है। कॉमन कोल्ड और फ्लू दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनका जो काजेटिव एजेंट है वो भी डिफरेंट है, इनके साइन सिम्टम्स थोड़े से मैच करते हैं लेकिन डिफरेंस है उसमें भी, इनकी ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेनली कॉमन कोल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे नाम है कॉमन, तो ये ज्यादा कॉमन है। फ्लू जरा, इसको कह लो कि अगर कॉमन कोल्ड हम ट्रीट नहीं करते ना, और ये इसकी जो क्रोनिक कंडीशन होती है वो फ्लू की तरफ चले जाती है, ठीक है। अब जो कॉमन कोल्ड है ना, इसके अंदर जो मेनली हम मेडिसिन यूज करते हैं वो एरिनेक और कोड्रेल है। लेकिन अब देखो, ये अगर किसी पेशेंट को ये मेडिसिन जा रही है और हमने देखा कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो ये दोनों मेडिसिन उसको हम नहीं देंगे, ठीक है। कोई क्रोनिक हार्ट फेलियर का सीएचएफ होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट आपके साथ डिहाइड्रेशन का आया, उसको भी आप ये मेडिसिन नहीं दोगे। ब्लीडिंग के साथ है या कोई भी जीआईटी के अल्सर्स बने हुए हैं, नहीं। और इस आज ना हम थोड़ा सा पीरियड्स को भी रिलेट करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा कल का और आज के दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब जो जितने पीरियड से रिलेटेड जो भी मैं बात करूंगी ना, वो मोर देन 6 मंथ्स ऑफ एज से होगा, ठीक है। क्योंकि 6 मंथ से जो कम के बच्चे होते हैं ना, हम अवॉइड करते हैं उन्हें किसी भी किस्म की मेडिसिन देना, किसी भी किस्म का डाइट देना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिर्फ फीडिंग पे होते हैं और वो कोई सॉलिड फूड ले भी नहीं रहे होते। इसलिए ये जो दोनों मेडिसिन है ना, ये हम ऐसे बच्चों को नहीं देंगे जिनकी एज जो है वो 6 मंथ से कम है, ठीक है। और उनके लिए अब जाहिर सी बात है उन्हें भी तो कॉमन कोल्ड हो ही सकता है, बल्कि बच्चे ज्यादा प्रोन टू कॉमन कोल्ड होते हैं, तो उन्हें हमने कौन सी मेडिसिन देनी है, तो उनके लिए एक मेडिसिन होती है टाइलिनोल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है एसिटामिनोफेन। ये हम यूज करते हैं। और जो लेक्टेटिंग वुमेन होती है ना, उसके अंदर हम कोड्रल नहीं देते, एरिनेक देते हैं, ठीक है। ये कॉमन मेडिसिन है, वैसे और भी बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो हम कॉमन कोल्ड में कर लेते हैं। अब किसी ने सोचा है कॉमन कोल्ड होता कैसे है, लाइक किसी को भी जुकाम क्यों होता है? अब ना जितनी भी पैथोलॉजिक पाथवेज हैं जिसके थ्रू हमें डिजीज होती है, उसमें ना एक चीज कॉमन होती है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में आके हमें ट्रिगर करते हैं, ठीक है, हमारी ब्रेन की तरफ जाते हैं, हमारी बॉडी में सिग्नल्स देते हैं, और जैसे कॉमन कोल्ड के सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, रनी नोज है, हाई फीवर, चिल्स वगैरह, ठीक है, ये सब साइन सिम्टम्स शो होते हैं और हम कहते हैं कि कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है। अब वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कॉमन कोल्ड है ना, ये मेनली जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं ना, ए और बी, उसकी वजह से होता है। तो जब भी आप प्रोन टू डेट इन्फ्लुएंजा वायरस होंगे, तो आपके ब्रेन को ट्रिगर करके और आपकी बॉडी में ये सब साइन सिम्टम्स कॉज करके वो कॉमन कोल्ड कॉज हो जाएगा, ठीक है। कफ है, ये फ्लू पीछे लिखना था, गलती से इधर लिखा गया। अब कफ ना दो तरह से होती है, एक होती है वेट कफ, एक होती है ड्राई कफ, ठीक है। वेट कफ को हम कहते हैं जो बलगम वाली कफ होती है, ठीक है, जिसके अंदर स्पूटम प्रोडक्शन होती है, जो मेनली टीबी के पेशेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर ये आपको दोनों शो होगी। जो अर्ली कंडीशंस होती हैं उसके अंदर ड्राई कफ होती है, लेटर ऑन टीबी को हमने ट्रीट नहीं किया, ठीक है, सिवियर हो गया, तो उसके अंदर हम वेट कफ भी हम देखते हैं, ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन भी होती है। अब जो वेट कफ है ना, उसके लिए मोस्ट कॉमन सिरप है जो इतना हॉस्पिटल में यूज होता है, दैट इज एसिपार, ठीक है। और जो ड्राई कफ है उसके लिए हम जेविरोल यूज करते हैं। अब पीरियड्स है उनके अंदर अगर कफ है तो वो हम कफ सिरप के नाम से कफ सिरप आता है, तो वो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपरटेंशन और लिवर डिजीज। जो हाइपरटेंसिव और लिवर डिजीज के पेशेंट्स आएंगे ना, उसके अंदर हमने ये चीजें नहीं देनी, ये सिरप हम यूज नहीं करेंगे। फीवर है, नेक्स्ट है, फीवर में हम सबसे पहले जो फीवर है ना उस
अब जो फीवर है ना इसके अंदर जो फीवर की मेनली इंडिकेशन होती है वो होती है 98 डिग्री से अबव अगर होगा ना तो हम उसे कहते हैं कि फीवर है, ठीक है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेनली हम ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं, लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग्स में ना जब भी आप फीवर को डायग्नोज करते हो या लिख रिटर्न में आता है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट ही यूज करते हो, ठीक है, यूनिट इसका। अब देखो जब भी फीवर होता है ना सबसे पहले ये नहीं करना आपने कि हर पेशेंट को, चाहे उसे कम बुखार है ज्यादा बुखार है, वो हाई ग्रेड फीवर के साथ है, उसको मेडिसिन दे देनी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेशक फीवर 99 है, बेशक फीवर 105 है, आपने सबसे पहले अटेंडेंट्स को या अगर आप खुद हो तो आपने कहना है कि पेशेंट की स्पंजिंग करें, ठीक है। स्पंजिंग करके देन उसका फीवर कंट्रोल करना है। अगर फीवर कंट्रोल हो गया वेल एंड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उसका फीवर कंट्रोल नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आता है 104 फीवर के साथ, ठीक है, और आपने ये नहीं कहना आप प्रोवेज ले लो, आप पेनाडोल ले लो। पेनाडोल तो इतनी कॉमन है ना, सब लोग कहते हैं कि फीवर है बस ये खा लो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, ठीक है। पेनाडोल कभी भी आपको डेली लाइफ में नहीं लेनी चाहिए, चाहे आपको हेडेक है, आपको फीवर है, आपको कुछ भी है। अब स्पॉन्जिंग कर दी 104 के साथ, फीवर के साथ पेशेंट आया था, ठीक है। स्पॉन्जिंग करके उसका फीवर आ गया 100 पे, ठीक है, या 101 पे, लाइक थोड़ा सा कम हो गया, तो आप उसको प्रोवेज जिसे हम क्वेश्चन का आंसर पैरासीटामोल कर रहे कहते हैं, हैं, ठीक है। स्पंचिंग क्या होता है? स्पंजिंग होता है ठंडे पानी या रूम टेम्परेचर पे ना जो पट्टी नहीं होती या गीला कपड़ा लेके माथे पे रख देना या फिर बाजू पे रख देना। आर्म पिट्स सबसे बेस्ट जगह है और इससे सबसे ज्यादा जल्दी कंट्रोल होता है फीवर। ओके, क्लियर है? यस, थैंक यू। ओके। प्रोवेज हमने दे दिया, ठीक है, उसका फीवर कंट्रोल हो गया, मेडिसिन के थ्रू हो गया, स्पंजिंग के थ्रू अगर नहीं हुआ तो। अब ना ये चीज है, फीवर के अंदर मेनली कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। फीवर में आप ना कोई भी ड्रिप नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपको ड्रिप लगानी है या आपको ब्लड लगाना है, ठीक है, किसी की ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है तो फीवर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के रिएक्शन होगा, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन। और इवन अगर आप ब्लड लगा देते हो फीवर के दौरान ही, पेशेंट को फीवर है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन कॉज हो जाती है इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई भी एलर्जी रिएक्शन है पैरासीटामोल के साथ तो आप प्रोवेज, जाहिर सी बात है, उसे नहीं कहोगे फीवर में, सही है। और लिवर और किडनी डिसऑर्डर या अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, उसको भी आप प्रोवेज नहीं दोगे। अब ना इसकी पीरियड्स में ये होता है कि हाफ डोज हो जाती है। जो नॉर्मल प्रोवेज जाते हैं ना पेशेंट्स में वो 100 ml का जाता है, ठीक है, छोटी सी बोतल होती है वो हम पूरी देते हैं। लेकिन जब पीरियड्स का पेशेंट आता है ना तो प्रोवेज देते हैं उसको, उससे फीवर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पहले हमने स्पंजिंग ही कहना है। नेक्स्ट है हेडेक, ठीक है। हेडेक की भी टाइप्स होती हैं, लाइट हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है, देन वो माइग्रेन में चले जाता है, ठीक है। लाइट हेडेक में हम सिंपल डेली लाइफ में यूज करते हैं पैनाडोल। अच्छा, मैंने फीवर का पाथवे नहीं बताया कि फीवर क्यों होता है। फीवर इस तरह होता है कि लाइक ना कोई भी अंडरलाइंग इलनेस हुई हुई है या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जैसे कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल पॉजिटिव एजेंट के साथ हम एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो इन्फेक्शियस एजेंट है ना उसने हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे आके ना ट्रिगर कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है। उसने ना कुछ केमिकल्स रिलीज किए हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं पायरोजेंस, ठीक है। इनकी भी फर्दर आगे टाइप होती है, वो जानने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। पायरोजेंस जब हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ना वो डायरेक्ट जाते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं कि हमारी बॉडी में ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करो। अब हाइपोथैलेमस को जब ये रिएक्शन जाता है ना और वो देखता है कि बॉडी में क्या हो रहा है, तो पायरोजेंस की रिएक्शन में ना वो क्या करता है, वो ना बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कि पायरोजेंस भी रिलीज होना बंद हो जाए और जो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ हुआ है वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाए, ठीक है। वो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा करता है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है वो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल से थोड़ा हाई हो जाता है, इस वजह से हमारा फीवर होता है, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन होता है, ठीक है। आगे हम हेडेक की बात कर रहे थे। हेडेक लाइट हेडेक है, सिवियर है, और नेक्स्ट माइग्रेन की तरफ चले जाता है, ठीक है। लाइट हेडेक में हम सिंपल पेनाडोल, पॉन्स्टॉन, फोर्ट, ठीक है, डिस्प्रिन, ये कॉमन जो हम यूज करते हैं दे देते हैं जिसको जिससे फर्क पड़े, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें पेनाडोल से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पेनाडोल एक्स्ट्रा से पड़ जाएगा या फिर डिस्प्रिन से पड़ता है, ठीक है। और अगर जरा सीवियर हेडेक है तो उसमें हम न्यूब्रल फोर्ट देते हैं। अब देखो जो न्यूब्रल फोर्ट है ना इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं या साइड इफेक्ट्स कह लें आप लोग, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अगर कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है
बिल्कुल उसे रिकमेंड नहीं करना कि वो न्यूब्रल ले। आपने भी डेली लाइफ में नहीं लेना, क्योंकि इसके थ्रू ना आपको नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर आपने फजूल में खा लिया तो भी इस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। और अगर आपको सिवियर माइग्रेन का इशू है, ठीक है, और माइग्रेन ये नहीं होता कि एक दिन या 2 दिन आपको सिवियर हेडेक हुआ तो आपने उसको माइग्रेन का नाम दे दिया, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये पूरा एक टाइम पीरियड होता है जिसके थ्रू हम उसे माइग्रेन कहते हैं। अब माइग्रेन में मेनली जो मेडिसिन जाती है ना वो स्मोक्सिन मेडिसिन जाती है। अब इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ना, ग्लाइकोमा का पेशेंट, ग्लाइकोमा ना आई डिजीज होती है, ठीक है, मे बी आप लोगों ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। और पाइलोरिक और ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जो हमारा ड्यूडेनम है या पाइलोरिक स्फिंक्टर है हमारा स्टमक का, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है। और एथलेशिया है, प्रोस्थेटिक हाइपरट्रोफी हुई हुई है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट उसकी मतलब हाइपरट्रोफी होता है कि यूजुअली साइज से ना वो ज्यादा बड़ा हुआ है हुई भी है ब्लैडर नेक के अंदर, ठीक है। ये इतनी जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने मेनली कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई हुई है कि अगर आपको पता हो कि इस तरह का पेशेंट आए तो उसके अंदर ये मेडिसिन अगर जा रही है तो नहीं देनी, ठीक है। अब हेडेक होता क्यों है? हेडेक इसलिए होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे हम कोई भी स्ट्रेस है, टेंशन ली हुई है, कोई भी इमोशनल डिस्ट्रेस है, उसकी वजह से ना हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस के थ्रू भी हो सकता है। कुछ हमारे फूड्स और एडिटिव्स हैं, जैसे कैफीन है, ठीक है, अगर आप कैफीन ज्यादा ले लो तो आपको हेडेक होगा। अल्कोहल कंज्यूम करो तो भी हेडेक होगा। और अगर आप चीज ज्यादा खा लेते हो उससे भी आपको हेडेक होता है, ठीक है। और इससे आपका जो स्लीप एक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्राइट लाइट में अगर आप ज्यादा देर रहोगे तो भी आपका हेडेक होगा, ठीक है। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आ जाता है, लाउड नॉइसेज हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द शोर बहुत ज्यादा है तो भी आपको हेडेक होगा। अब इससे होता क्या है, ठीक है, ये जो सारे ट्रिगरिंग, ये क्या करते हैं, ये ना पूरी एक चेन रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, ब्रेन में जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। वहां जाके ना जो ट्राइजेमिनो वस्कुलर सिस्टम है ना, मतलब जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है और हमारा जो वस्कुलर सिस्टम है उसको ट्रिगर करता है। अब जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसने ब्रेन में जाके जो मेनिंजेस हैं जो हमारे ब्रेन को कवर किए हुए हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करनी है। जैसे वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, पेन हमें फील होगी, ठीक है, और इस वजह से हमारा हेडेक होगा। डायरिया, डायरिया मोस्ट कॉमन कंडीशन है, और गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा होती है। इसलिए होती है क्योंकि हम लोग अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जो पानी पी रहे होते हैं वो हम नहीं देखते। और जो डायरिया का मेन जिससे वजह से होता है ना पॉजिटिव एजेंट है, वो रोटा वायरस होता है, ठीक है। हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम मेडिसिन देते हैं ना, इमोडियम टैबलेट है, ये बहुत कॉमन है, आपको पता हो, ठीक है। ओआरएस है ये, अगर डिहाइड्रेशन या वोमिटिंग आपको हो रही है ना तो ओआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का बीपी लो हो रहा है तो भी ओआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओआरएस लेना चाहिए, ठीक है। और मिनरल वाटर ज्यादा, फ्लूइड इनटेक करो, बनाना लो, दही में इसका घोल ले लो, उससे आपका डायरिया ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंड वाले 3-4 पॉइंट्स है ना, ये एचएनडी से रिलेटेड है। वैसे टैबलेट जो मेनली हम देते हैं वो इमोडियम देते हैं। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अब पेशेंट डायसेंट्री के साथ है, एंटेरोकोलाइटिस के साथ है, जो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, अगर वायरस की वजह से हुई है तो भी हम ये चीजें नहीं देते, ठीक है। स्टमक पेन के साथ आया लेकिन डायरिया नहीं है तो उसके अंदर भी हम इमोडियम टैबलेट नहीं देंगे, ठीक है। या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई भी अल्सर बने हुए हैं तो भी हम ये वाली टैबलेट नहीं देते, देन इसके एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। अब ये होता कैसे है? अब मैंने जैसे बताया, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ना वो रोटा वायरस है। अब रोटा वायरस ने पता है क्या करना है, डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाना है, ठीक है। बॉडी में जाके जो हमारा जीआईटी है ना उसको इफेक्ट करना है। जीआईटी के अंदर जाके ना इसने क्या करना है, इरिटेंट्स रिलीज करने हैं, ठीक है। जो इरिटेंट्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जब वो रिलीज होते हैं हमारी सिक्रीशंस के अंदर आते हैं तो वो जितना भी हमारा फ्लूइड इनटेक हो रहा होता है, ठीक है, वो ना उस वाटर, जैसे हमारी किडनी जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही होती है, वो ना एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, इतना पानी नहीं एब्जॉर्ब होता। अब जो पानी है ना, ठीक है, जैसे फ्लूइड सिक्रीशन हमारी ज्यादा हो गई है लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गई है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में सब ये सब चीजें होंगी, जो फ्लूइड सिक्रीशन है ज्यादा हो गई और जो एब्जॉर्प्शन है ना वो कम हो गई इंटेस्टाइन के अंदर। अब इससे क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ वाटर है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो रिलीज होंगे। जैसे ही हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस होता है, ठीक है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। जैसे बर्न के पेशेंट्स आते हैं ना, उसके अंदर सबसे पहला हमारा मेन फोकस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना,
ठीक है। और उनमें भी मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है डायरिया की, क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होता है। सही हो गया। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हुआ है ना, फौरन हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है। अब जैसे डिहाइड्रेशन हुई है और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, हमारी जितनी भी बॉवल मूवमेंट्स थी ना वो सारी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। डिस्टर्ब होने की वजह से अब जो फ्रीक्वेंट हमारा यूजुअली जो हमारा स्टूल था, ठीक है, वो हार्ड होता है, लेकिन डायरिया की कंडीशन में वो कितना ज्यादा फ्लूइडी हो जाता है, उसके अंदर कितना ज्यादा फ्लूइड आ जाता है। ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना वो बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट बिल्कुल डायरिया का ऑपोजिट है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, उसमें वाटरी स्टूल था, इसके अंदर स्टूल होते ही नहीं है बहुत। अब कॉन्स्टिपेशन ये नहीं होता कि आपको 2-3 दिन लगातार अगर स्टूल पास नहीं किया तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कह देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोग होते हैं, और डायरिया भी ये नहीं होता कि अगर आप बहुत जो फ्लूइड वाटरी स्टूल आया और आप उसे एक ही दफा आया कि मुझे डायरिया हो गया, नहीं। अगर आपको दिन में 2 से ज्यादा दफा वाटरी स्टूल आता है तो आप उसको डायरिया कहते हो। ठीक है। और 3 दिन लगातार अगर आपने बिल्कुल भी स्टूल पास नहीं किया तो आप उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में मेनली हम सिरप यूज करते हैं, लाइलेक और ये डुफलेक के नाम से भी आता है, दोनों सेम चीज है। ठीक है। एक ही सिरप का नाम है। और इसके अलावा अगर आप जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना हमारी, वो सिरप है। अगर सिरप से आपको फर्क नहीं पड़ा तो स्कीलोक्स ड्रॉप्स होते हैं, इससे फौरन आपको फर्क पड़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। लेकिन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप कुछ पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ना लोग लैक्टोज डाइट के पेशेंट्स होते हैं, जिनके अंदर ग्लैक्टोसीमिया होता है, वो ना ग्लैक्टोज को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सिरप लाइलेक में ना ग्लैक्टोज होता है। ठीक है। तो इसलिए हम सिरप लाइलेक उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो तो ग्लैक्टोज को पहले ही डाइजेस्ट नहीं करती उनकी बॉडी, तो इसके थ्रू उनको एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर जीआईटी की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो भी उसके अंदर हम ये सिरप नहीं देंगे। अब कॉन्स्टिपेशन का मेनली ये होता है कि जैसे हमने पीछे डायरिया में डिस्कस किया था ना, इसके भी कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारी डाइट में ना डाइटरी फाइबर्स नहीं है, हमारा जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुई हुई है, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक हुआ है हमारी बॉडी में, या हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, अगर हमने वो ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ठीक है। इसके अंदर ये होती है कि पेरिस्टालसिस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो स्टूल है ना वो पास नहीं हो पाता, और हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी बहुत कॉमन है। इसके अंदर जो इंजेक्शन हम यूज करते हैं वो मैक्सिलोन है, ग्रेविनेट है, और जो टैबलेट है वो मोटिलियम है, जिसे हम एंटी एमेटिक भी कहते हैं। अमेटिक साइंटिफिक वर्ड है वॉमिटिंग के लिए। ठीक है। और कैप्सूल लगा भी देते हैं हम। इसके अंदर एक इंजेक्शन होता है राइजिक, वो भी देते हैं हम। और कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोई भी एलर्जी है इनमें से किसी के भी साथ। ठीक है। या फिर कोई एक्टिव ब्लीडिंग है, और कार्डिक कंडक्शन इंटरवल। आप कोई भी हार्ट पेशेंट है ना, हार्ट पेशेंट के अंदर अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप इसमें से कुछ भी नहीं दोगे उसको, आप उसकी वॉमिटिंग को नहीं, उसकी हार्ट कंडीशन को पहले ट्रीट करोगे। ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस आ गई है या अंडरलाइन कॉज है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसके अंदर हम ये वाली मेडिसिन नहीं देंगे। अब वॉमिटिंग क्यों होती है, वॉमिटिंग के ना डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। ठीक है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कीमोथेरेपी है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैं। अब एंटीबायोटिक स्पेशली जो हॉस्पिटल में कॉमन एंटीबायोटिक यूज होती है ना वो होती है टाइक्सोन। ठीक है। टाइक्सोन का एडवर्स इफेक्ट है वॉमिटिंग। जैसे आप टाइक्सोन लेते हो ना, एंटीबायोटिक लेते हो, या फ्लैजेल भी होती है एंटीबायोटिक में, तो आप उसके फौरन बाद ना आपको नोजिया फील होता है और आपको वॉमिटिंग आती है। तो पेशेंट पहले बता देते हैं कि मेडिसिन हम आपको देने लगे, इसके बाद ना आपको नोजिया और वॉमिटिंग फील होगी, तो आपने घबराना नहीं है, ये कॉमन चीज है। ठीक है। और उसमें उसके बाद हम अगर ज्यादा पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और कंट्रोल नहीं हो रही तो ये हम इंजेक्शन दे सकते हैं। अच्छा। अब जैसे मैंने ये बताया ना, ये कंडीशंस के थ्रू ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है। ये अब आगे क्या करेंगे, हमारे ना हाइपोथैलेमस में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को आके जब ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि ना वॉमिटिंग सेंटर जो ब्रेन स्टेम में है उसको सिग्नल्स जाते हैं कि उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब हमारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है उसकी वजह से
मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, यूटीआई। यूटीआई जो फीमेल्स है ना, इनमें ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। अब मेनली जो यूटीआई होता है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और बैक्टीरिया में भी जो मोस्ट कॉमन है वो इकोलाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उसकी वजह से होता है। और यूटीआई में मेनली हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ट्रीट हो जाता है, कोई सवेयर कंडीशन नहीं होती है, बस एक इरिटेशन होती है आपको यूरिन पास करने में, तो उसे हम यूटीआई कह देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ना, ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो गया, बैक्टीरिया जाके वहां पे प्रोलिफरेट कर दिया और उसने डिफरेंट अपनी कम्युनिटीज बना दी वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इरिटेशन कॉज हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो यूटीआई हो गया। ठीक है। इसके अंदर जो टैबलेट्स हम देते हैं वो सिप्रोफ्लक्सिन देते हैं। नोविडेट इंजेक्शन आता है, वो भी हम यूज करते हैं। और अगर जैसे एचएनडी के स्टूडेंट्स है, वो जाहिर सी बात है हम लोग टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी पेशेंट को जा रहे हैं उसके साथ हमने उसको डाइट प्लान देना है ना, तो हम ये चीजें ऐड कर सकते हैं। हम क्रैनबेरी साशे दे सकते, तो कहेंगे कि आप जितना ज्यादा हो सकता है फ्लूइड इनटेक करो। ठीक है। इसके थ्रू भी यूटीआई क्योर हो जाता है। लेकिन इसमें ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, लाइक अगर आप एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स ले रहे हो, तो आप ये वाली टैबलेट्स या साशे या वाटर इनटेक इस तरह आप पेशेंट को रेफर नहीं करोगे। ठीक है। मल्टीविटामिन में भी सिप्रोफ्लेक्सिन हम नहीं देते, कोई भी कैल्शियम कंटेनिंग चीज ले रहे हैं हम। ठीक है। तो आप ये नोविडेट और सिप्रोफ्लेक्सिन टैबलेट नहीं दोगे उसको, चाहे आप फूड के थ्रू कैल्शियम दे रहे हो, चाहे आप उसको ओरली किसी सप्लीमेंट्स के थ्रू दे रहे हो। ठीक है। या वो कोई टैबलेट ले रहा है कैल्शियम की, तो एडवर्स इफेक्ट होगा सिप्रोफ्लेक्सिन का और कैल्शियम का। ठीक है। इसलिए आप ये चीजें नहीं दोगे। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, इसके अंदर भी आप ये दोनों चीजें रेफर नहीं करोगे। अच्छा, अब ये जो कॉमन डिजीजेस है ना, ये हमारी कवर हो गई हैं। ओके। अब इन फीवर के साथ पेशेंट आता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 105 का फीवर आया, तो डायरेक्ट उसको मेडिसिन नहीं देनी, आपने सबसे पहले उसको कहना है कि स्पंजिंग करो। अब एक सिनेरियो है। ठीक है। 104 डिग्री के साथ पेशेंट आया। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ, और उसके जो साइन सिम्टम्स है ना, उसको हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन और चिल्स भी हैं। ठीक है। और उसके साथ रनी नोज भी है, और रनी नोज के साथ ना उसको ड्राई कफ है। ठीक है। अब आप लोगों ने उसका डाइट प्लान बनाना है। उसके डाइट प्लान में क्या क्या चीजें शामिल करोगे, क्या क्या चीजें नहीं करोगे, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखोगे, उसकी हिस्ट्री में क्या पूछोगे उससे। ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों ने देखना है। अब देखो, मैं ना आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि डाइट प्लान है, आपने ये ऐसे डाइट प्लान बना के देना है, क्योंकि डाइट प्लान मेरे लीग का क्वेश्चन नहीं है। मैं डाइट प्लान में कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या शामिल करना है क्या नहीं शामिल करना। हाँ, मैं आप लोगों को एक सिनेरियो दूंगी कि ऐसा पेशेंट है, ये साइन सिम्टम्स है, ये हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है। उसके ऑल्टर आपने जो डाइट प्लान उसको, तो आप क्या डाइट प्लान बनाओगे, और उस हिसाब से फिर आप लोग डाइट प्लान बना के लाना, और वो फिर हम देखेंगे कि किसने सही बनाया और किसने क्या चीज इंक्लूड कर दी है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेट थी और इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई इसमें। यस। मेनली जो ओके ओके, मेनली जो हमने चीज देखनी है ना, जितनी भी मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताई हैं, जब भी आपने डाइट प्लान बनाना है ना, पेशेंट से हिस्ट्री जरूर लेनी है। ठीक है। क्योंकि मैंने ना, जब भी हम वार्ड्स में ड्यूटी करते हैं, एचएनडी के स्टूडेंट्स आते हैं ना इंटर्नशिप के लिए, तो वो लोग ना पूछते नहीं है पेशेंट से हिस्ट्री क्या है, बस जो डॉक्टर ने लिख दिया उनके चार्ट्स में। ठीक है, बस उन्होंने वही देख के उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान दे देना है। इवन के कोई सीनियर भी नहीं आता, हालांकि आप लोगों को कुछ नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ गाइड करना है आप लोगों के सीनियर्स ने। तो जब भी इंटर्नशिप करो, ये चीज लाजमी देखना कि आप लोगों का सीनियर कौन है और वो आप लोगों को सिखाने वाला है कि नहीं, क्योंकि आप अपने ओन पे कुछ नहीं सीखोगे। आप लोगों को कोई कुछ सिखाएगा, कोई एक रास्ता दिखाएगा, आप फिर उस पे चलोगे। ठीक है, ऐसे ब्लाइंड तो नहीं होके चलोगे ना आप लोग। इसलिए जब भी आप लोगों ने हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट के साथ एक्सपोजर होगा, उसके साथ पेशेंट से अगर वो कॉन्शियस है तो उससे पूछो, अगर वो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके अटेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, उससे हिस्ट्री लो और उसमें देखो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आपने उसके डाइट में वो चीजें इंक्लूड करनी है। अब ये ना हाइपरटेंसिव पेशेंट है और आप उसको ऐसी डाइट दे दो जिसमें सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखनी है
और फिर डाइट प्लान बनाना है। और कोई भी ऐसी चीज या ऐसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स नहीं देने या ऐसी कोई मेडिसिन उसे रिकमेंड नहीं करनी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दैट्स ऑल। आप किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आई, तो वो मेरे से पूछ लें। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने कहा है कि अगर सपोज करें कोई भी मेडिसिन है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं देनी, तो फिर हम उसके मतलब कि अल्टरनेट में क्या देंगे? कोई ये भी। ना हमने फर्दर डिस्कस करनी है। मेनली एक हाइपरटेंशन का ना टॉपिक आएगा, ठीक है, उसके अंदर हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। तब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, उसे फ्लू हुआ हुआ है या उसे फीवर हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम उसे एरिने कोर्डियल नहीं दे सकते, प्रोवेस नहीं दे सकते, तो हम क्या मेडिसिन देंगे वो हम उसके अंदर सारी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स। इसी तरह जो सीएडी के पेशेंट्स हैं या कार्डियक इश्यूज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी मेडिसिन भी हम देखेंगे कि उनको कौन सी मेडिसिन जा रही हैं, उनका क्या डाइट प्लान होगा, उनमें कौन से फूड हमने नहीं देने, न्यूट्रिएंट्स ऐसे कौन से हैं जो हम नहीं देंगे उनको, ठीक है। ये चीजें फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ एक जनरल था, और इसमें मैंने बहुत जनरल चीजें इंक्लूड की हैं। फीवर, कॉमन कोल्ड जो आम बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, ठीक है, आम आप लोग देखते हैं आपके घर में एक एक इंसान को हो गया ना, उससे हो गया, तीसरे को हो गया। तो ये ऐसी मेडिसिन हैं जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिसके लिए आपको ना प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाके लिखवा के लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जाके फार्मेसी से ले सकते हो, ठीक है। ऐसी मेडिसिन मैंने इंक्लूड की हैं कि अगर